भारत को आज़ादी देने में सबसे बड़े कारणों में से एक कारण था सुभाष चंद्र बोस की INA, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। भारत को आज़ादी देने वाले कागजों पे साइन करा था क्लेमेंट अटली ने, और ये खुद 1956 में बताते हैं कि इनको डर था कहीं आज़ाद हिंद फौज फिर से ना आ जाए। दरअसल अंग्रेज आज़ाद हिंद फौज के ऊपर देशद्रोह का केस चलाते हैं और लाल किले पर सुनवाई करते हैं, ये सोच के कि सारे देशवासी इनको देशद्रोही समझेंगे। इसका उल्टा होता है। जिन भारतीय पुलिस और सैनिकों के बल पे अंग्रेज भारत के ऊपर राज कर रहे थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं और भारत में जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अंग्रेज अब भारत पर रूल नहीं कर पा रहे थे। INA के लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1920 में सिविल सर्विसेज में रैंक 4 लाते हैं ICS के एग्ज़ाम में। जो आज के टाइम का UPSC है, ये उसी के जैसा एग्ज़ाम है, लेकिन वो कभी भी ज्वाइन नहीं करते इतनी अच्छी नौकरी को, क्योंकि वो हमेशा से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। शुरू में तो ये हमेशा से कांग्रेस में रहते हैं। 1928 में जहाँ महात्मा गांधी कांग्रेस अंग्रेज़ों के डोमिनियन स्टेटस वाले ऑफ़र को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि इंडिया अपनी खुद की गवर्नमेंट तो बना लेगी, लेकिन वो हमेशा ब्रिटेन के अधीन रहेगी। वहीं पे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें फुल फ्रीडम चाहिए। आगे चल के 1939 में कांग्रेस के ही अंदर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के सामने सीतारमैया थे और महात्मा गांधी सीधा सीधा बोलते हैं, अगर सीतारमैया हारेंगे इसका मतलब ये होगा कि महात्मा गांधी हारे हैं। बावजूद इसके सुभाष चंद्र बोस ये इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि आज़ादी दिलाने के उनके जो तरीके थे वो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस से रिज़ाइन करने के बाद नेताजी अपने तरीके से अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके कारण 1940 में अंग्रेज़ इनको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर हाउस अरेस्ट पे रखते हैं। ये अंग्रेज़ों को चकमा दे के वहाँ से इस्केप कर जाते हैं और अब ये आज़ाद हिंद फ़ौज को बनाने के लिए अपना प्लान बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में। एलाइड पावर्स में जहाँ पे USA, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन थे, एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली थे। क्योंकि अंग्रेज़ जो ब्रिटेन थे वो एलाइड पावर्स में थे, तो नेताजी ये प्लान बनाते हैं कि वो दुश्मन के दुश्मन यानी एक्सिस पावर्स के पास जाएंगे मदद मांगने के लिए। हाउस अरेस्ट से एस्केप करने के बाद दोस्तों ये कई बार अपना भेष बदलते हैं और ब्रिटिश एम्पायर से बाहर निकल आते हैं और अफ़गानिस्तान के रास्ते सीधा पहुंचते हैं नाजी जर्मनी। नेताजी यहाँ जर्मनी में हिटलर से आके मिलते हैं। दरअसल दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपनी खुद की वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में भारतीय सैनिकों का भी इस्तेमाल किया था। तो लड़ाई के बीच में जो भी सैनिक कैदी बना रखे थे जर्मनी ने अंग्रेज़ों के, उन भारतीय सैनिकों को वो नेताजी को सौंप देते हैं, जो कि आज़ाद हिंद फ़ौज को ज्वाइन करते हैं। आगे की मदद के लिए जर्मनी इनको जापान भेजते हैं, क्योंकि जापान भी एक्सिस पावर्स में ही था, तो वो भी नेताजी को फुल सपोर्ट करता है। नेताजी जापान को इस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं कि जापान अपने पार्लियामेंट में अनाउंस करता है कि वो नेताजी के साथ भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। अब वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में नेताजी सपोर्ट करते हैं जापान को। जब जापान सिंगापुर को जीत लेता है, वहाँ पे जितने भी भारतीय सैनिक थे उसमें से बहुत सारे आज़ाद हिंद फ़ौज को ज्वाइन कर लेते हैं। अब रास बिहारी बोस जापान में आज़ाद हिंद फ़ौज को ट्रेन करते हैं और आज़ाद हिंद रेडियो की मदद से नेताजी पूरे भारत को संबोधन करते हैं और बताते हैं कि वो अपनी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें और आज़ाद हिंद फ़ौज को ज्वाइन करें। फिर कई बार अंग्रेज़ों से लड़ाई होती है आज़ाद हिंद फ़ौज की, और फाइनली 1944 में मणिपुर को आज़ाद हिंद फ़ौज जीत लेते हैं और वहाँ पे तिरंगा भी फहरा देते हैं, जिसको बाद में अंग्रेज़ फिर से कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से अंग्रेज़ों के सामने ये बात एकदम साफ़ हो जाती है कि आज़ादी लेने के लिए अब भारत की एक आज़ाद हिंद फ़ौज खड़ी है सामने। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में USA जापान के ऊपर एटम बॉम्ब्स गिरा देता है, जिसके कारण जापान को सरेंडर करना पड़ता है, और वहाँ जर्मनी भी सरेंडर कर चुका था। इसलिए अब जो जापान की मदद मिल रही थी हमें आज़ाद हिंद फ़ौज में, वो मदद बंद हो जाती है। जापान तो सरेंडर करने वाला था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये तय करते हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ाद हिंद फ़ौज को फिर से खड़ा करके लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए वो सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि उनको अरेस्ट नहीं होना है। 1945 में उनका प्लान ये था कि वो बैंकॉक से साइगोन, फिर वियतनाम के तुरान से ताइपी और फिर मंचूरिया से वो टोक्यो जाएंगे। लेकिन 23 अगस्त 1945 को जापान एक स्टेटमेंट देता है
कि 18 अगस्त 1945 को जब ताइपेई से टोक्यो जा रहे थे नेताजी, तो एक प्लेन क्रैश में उनकी दुर्घटना में डेथ हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों जो है मिस्ट्री की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि 1946 में नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो पर दोबारा से संबोधन करा था पूरे देश को। अगर 1945 में उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी तो ये संबोधन किसने करा था, और अंग्रेज अब भी क्यों नेताजी को ढूंढने में लगे हुए थे, और उन्होंने जो है उनको वर्ल्ड वॉर 2 का वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करा हुआ था, जिसके कारण क्या अगर नेताजी सामने आते तो वो उनको अरेस्ट कर लेते। लेकिन ये बात भी सच थी, नेताजी अंग्रेज़ों से बचना चाह रहे थे ताकि वो दोबारा आज़ाद हिंद फौज के साथ अटैक कर सके अंग्रेज़ों पे, जिसका डर अंग्रेज़ों में अभी भी बना हुआ था। नेताजी की डेथ को लेकर दोस्तों एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि नेताजी सोवियत यूनियन उनकी मदद मांगने गए थे आज़ाद हिंद फौज के लिए, जहाँ पे सोवियत यूनियन ने उन्हें धोखा देके अरेस्ट कर लिया था। और अब लास्ट में दोस्तों इनकी एक थ्योरी ये है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में अयोध्या आके रुके थे, जहाँ पे इनको गुमनामी बाबा बोला जाता है। जब ये यहाँ पे ठहरे हुए थे तो सब लोग इनको भगवान जी कह के बुलाते थे। जिस जगह पे ये गुमनामी बाबा रहा करते थे उस जगह के मालिक का ये कहना है कि इनसे मिलने के लिए आज़ाद हिंद फौज के लोग भी आया करते थे उस टाइम पे। और जब इनकी डेथ हो गई थी 1985 में, तो इनके पास से दोस्तों जो भी सामान निकला है उन सामान के अंदर अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा चीज़ें सुभाष चंद्र बोस की लगती हैं, और ये सारा सामान फैजाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आगे चल के इनकी जो अस्थियाँ थी उसका DNA टेस्ट होता है, जिसमें जो है रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं। लेकिन इस DNA टेस्ट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा दिए, क्योंकि ये जो DNA टेस्ट हुआ था इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं DNA को लेके वो ही मिसिंग थे। पब्लिक के दबाव के कारण अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इनकी डेथ को लेके जो है जांच कमीशन बैठाई थी, जिसकी रिपोर्ट्स में अभी तक तो यही है कि इनकी जो डेथ हुई है वो एक प्लेन क्रैश में हुई है, और इनकी जो अस्थियाँ हैं वो जापान के एक टेम्पल में रखी हुई हैं। अगर वो जो जापान के टेम्पल में जो अस्थियाँ रखी हुई हैं दोस्तों उसका DNA टेस्ट हो जाए तो ये बात एकदम साफ हो सकती है। तो ये थी दोस्तों नेताजी की लाइफ की हिस्ट्री और उनके डेथ की मिस्ट्री। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर से करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।